अगर आपकी नई नई जॉब लगी है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करें, पैसे कैसे बचाएं, ख़ासतौर पर यूएई के अंदर महंगी कंट्री है, महंगी ज़मीन है, तो आप फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपकी अगर 5,000 दिरहम की सैलरी है, 10,000 दिरहम की सैलरी है, कितना पोर्शन कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को आज मैं कवर करूँगा वली खान के साथ। ही इज़ इन टू पर्सनल फाइनेंसिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स और ये जॉब के साथ साथ अपने फाइनेंशियल मैनेज कर रहे हैं और इनकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। इससे जानते हैं कि एक फ्रेश बच्चा कैसे अपने फाइनेंशियल्स मैनेज कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बच्चा है, वो भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी के बाद उसको एक जॉब मिल गया। अब वो जॉब के करते हुए अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है कि वो उसमें से पैसे सेव भी करे। देखिए, बच्चों को मैं हमेशा, मेरा बेटा भी मेरी वीडियोस भी एडिट करता है, मैं उसको पैसे भी देता हूँ। इनफैक्ट मेरे छोटे बच्चे भी, मेरे 3 बेटे हैं, तो तीनों माशाल्लाह से जो हैं वो, उनको जब बड़े को देखा ना उन्होंने कि पैसे भी मिल रहे हैं उसको, तो वो सब आ गए। मैंने अभी मैक मिनी दिलाया अपने छोटे वालों को, जस्ट बिकॉज उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। फुटबॉल की बातें करता था, मैं कहता था यार फुटबॉल की बातें तुम लोग कर रहे हो, आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो ये चीज़ पॉडकास्ट बना लो अपनी। तो वो लोग आपस में कर रहे होते हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उस पर व्यूज़ भी मिलते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, सो दे आर वेरी हैप्पी। वो फुटबॉल रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते हैं जो छोटे वाले हैं। बट जो बड़ा वाला बेटा है मेरा, वो उसको भी शुरू में नहीं समझ में आता था क्योंकि व्यूज़ नहीं मिलते थे। बट मैं कहता हूँ कि व्यूज़ से ज़्यादा बंदे को और चीज़ें देखनी चाहिए। लोगों को जब हेल्प होती है ना, वो आपको एक डोपामिन रश देता है। सही हो गया। खैर, जो अब मैं अगर बात करूँगा कि जो बच्चों वाली बात है, रिसेंटली ग्रेजुएट होकर जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि उसकी 5,000 दिरहम की सैलरी लग गई है इन द यूएई, तो वो 5,000 दिरहम में अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करे और उसको किस तरह से मतलब यूज़ करे कि वो सेविंग भी कर पाए। देखिए, पहली बात तो जब लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो वो जब एकदम से आपको दिरहम्स में पैसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि वो रुपीज़ में कन्वर्ट होकर इतने बन गए, तो उसको उस तरह से तो सोचा ही ना। सही है। जितने पैसे आप घर वालों को दे रहे थे पहले, उससे थोड़े से ज़्यादा कर दें, लेकिन आप ओवर एंड अबव जाएंगे तो फिर आप खुद फंसेंगे। तो आपको एक, क्योंकि आप जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, मैंने 90% ऑफ द केसेस में देखा है कि एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती हैं तो वो बढ़ ही रही होती हैं, वो फिर वो मेंटेन नहीं रहती हैं। तो वो चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कितनी स्टोरीज हैं कि वहाँ पर आप पैसे कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन वो डीप होल के अंदर जा रहे हैं और फिर उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो आप वो पैसे उतने भेजें जितना आपको वाकई लग रहा है कि उसकी ज़रूरत है। अब बाकी चीज़ें भी मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली को सपोर्ट ना करें, फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट करना आपको चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि जहाज़ में भी बोलते हैं ना कि पहले अपने आप का जो ऑक्सीजन मास्क है वो लगाएं, फिर दूसरों को देखें। चाहे आपका बेटा ही बराबर में बैठा हो या बेटी बराबर में बैठी हो, उसको भी पहले आपको नहीं करना, पहले अपने आप मास्क लगाना है। तो पहले अपने आप को तो स्टेबल करें। 5,000 दिरहम की सैलरी कम है, सो फॉर दैट मैटर आपको हर सूरत में ठीक है, जो पैसे बच रहे हैं उसको इन्वेस्ट तो करना ही करना है। जो आप डिफरेंट जगहों पे, मैं अपने चैनल पे भी बात करता हूँ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो वो पैसे जो आपको मिल रहे हैं, थोड़े से पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। बाकी चीज़ों पे आप अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे खर्चा कर सकते हैं, अपनी, बहुत सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उस पर एक्सपेंस कर सकते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, आज स्टेज पर जाकर काम जाएंगे, खामोश हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को, कोई कोर्सेज ले लें इस तरह के, जो पैसे जमा करके थोड़े से कोर्सेज ले लें। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से रिकमेंड किया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। भले वो उनकी पब्लिक स्पीकिंग अभी ना हुई हो, लेकिन जब वो उस चीज़ को देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब पॉइंट आएगा, जब आपको स्टेज पर जाना है या कोई मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए वेल वर्स्ड होंगे। तो आप कहते हैं कि 20 से 30 साल की एज में अपने आप पे इन्वेस्ट करें? अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम वो भी करना है आपको। जो इन्वेस्ट, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कर सकते हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ये आपको अपनी जगह करना है क्योंकि ये कंपाउंडिंग आपको देती है। सही हो गया। कंपाउंडिंग का मतलब ये कि आपने अगर जो पैसे 1,000 रुपये, अगर 1,000 दिरहम जो लेट्स से 25 साल की एज में जो आप सेव करना शुरू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, उनका वो इम्पैक्ट आएगा जो 45 ईयर्स की एज में अगर आप वही पैसे स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, तो वो नहीं आएगा। तो जो 20 साल आपने किया, वो आपका एक्स्ट्रा जर्नी, वो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देगी। बट सिर्फ उसको ना समझें कि उसी से पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जो कम पैसे होते हैं उससे आपको पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको अपना जो टारगेट रखना चाहिए वो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। यानी कि जो नया बंदा आ रहा है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं आज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पैसे जो है ना डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। अगर ये माइंडसेट होगा तो आई वुड से कि
सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिन्होंने पैसे बनाए, या कुछ कम लोगों को देखा है मैंने जिन्होंने वाकई में पैसे बनाए क्रिप्टो से। बाकी सब लोग जो हैं वो टेम्परामेंट नहीं होता। अभी ट्रम्प कॉइन पे लोगों के कितने मीम कॉइन्स के ऊपर ये बन रही है। अभी बिटकॉइन को देखें ना, बिटकॉइन 1,05,000-6,000 पे चला गया था। अभी सारी मार्केट्स ऊपर हैं, गोल्ड ऊपर है, स्टॉक्स ऊपर हैं, लेकिन बिटकॉइन नीचे 95 पे गया हुआ है। 95 पे गया हुआ है। सो ये कोई मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई नया जो आ रहा है वो ट्रेडिंग के अंदर उसके अपने टाइम ज़ाया करे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसे लगा रहे हैं, इसमें फिर आपका कॉन्स्टेंटली माइंड होता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, और आपका अच्छा टाइम जो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम को आप इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों से दूर हैं। अगर आपको करना है, आपको समझ में आ गई कोई चीज़, अगर फर्स्ट करें आपको बिटकॉइन समझ में भी आ गया, तो फिर ट्रेडिंग तो ना करें उसके अंदर। ट्रेडिंग करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है, बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो कि कामयाब होते हैं। सो वो स्टैट्स भी एक दफ़ा देख लें कि, और आप समझते हैं कि उन 1% में आप हो सकते हैं जो कि बाकी कामयाब होंगे, फिर आप करके देख लें उसको। लेकिन मैं कहता हूँ जब भी करें तो उसमें एक छोटी अमाउंट से करें, वैलिडेशन लें पहले कि वाकई इस तरह से हो रहा है। और ये चीज़ें मैंने खुद भी ट्रेडिंग की हुई है। 2011 में मैंने तकरीबन $11,000 अपने नुकसान किया था। तो ये चीज़ें मैं सबको, आप कितना भी बोल लें लोगों को, ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल जब आप जाएंगे ना, कूदेंगे, करने से आएगा। और करने से जब नुकसान होगा तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं जाना। मैं जब ऑफिस के अंदर अपने ये क्रिप्टो वगैरह की बातें मैं सुनता था लोगों को करने से, अब नहीं सुनता मैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं आया, बिटकॉइन तो ऊपर चला गया। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले आप देखें तो बिटकॉइन की वैल्यू तो ऊपर है, लेकिन ऑफिस में अब उतनी एंथुजियाज्म से बातें नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सब ने नुकसान कर लिया, सब खामोश हो गए हैं। अब उनको पता चल गया कि यार अभी भी हम जाएंगे ना तो हो सकता है नुकसान हो जाए। कोई ये सोच के नहीं जा रहा कि यार बिटकॉइन 2 लाख का हो जाएगा तो मैं 2 साल के लिए भी, या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वेट कर लूँगा उसका। अगर आपका मोटिव है, वैसे तो मैं बिटकॉइन को नहीं समझ रहा, लेकिन अगर किसी का मोटिव है तो उस लेवल पे सोच रहे। ट्रेडिंग करने में कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है, कितनों का नुकसान हो रहा है, ज़्यादातर जो आपका जो ये ब्रोकर्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है एग्जैक्टली फीस की उसके अंदर, या फिर जो कोर्स सेल कर रहे हैं या आपको जो मेंटोरशिप दे रहे हैं उनका फ़ायदा होता है। सो इस तरह यंगस्टर्स के लिए ये है कि इस तरह की चीज़ों में ना जाए, अपने आप पे इन्वेस्ट करें और स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन थोड़ा सा समझ लें स्टॉक्स के अंदर भी मसले हो सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर भी नए लोग जो जाते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन वही बात है कि लोग जब इसमें खुद जाते हैं तभी समझ में आता है। तो तब 3 कौन सी ऐसे आप इनकम स्ट्रीम बताएंगे फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉर एग्जाम्पल 1,000 दिरहम आपके पास है, तो अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? यूई की बात करें। अच्छा, पहले तो आपका ये देखना होगा कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, अगर ये आपके 20 साल के 1,000 दिरहम है तो ये डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट होंगे। ओके, अगर ये 10 साल के 1,000 दिरहम है तो डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट होंगे। अगर ये 1 साल के 1,000 दिरहम है तो ये डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट होंगे। 20 साल के हैं तो मैं कह सकता हूँ आराम से कि आपके पास इंडेक्स फंड्स हैं यूएस के, आप उसमें बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईजिली आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि तकरीबन ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 20 ईयर्स आपको ऑन एवरेज 8 से 10% डॉलर टर्म्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है 10 साल के अंदर आपकी मार्केट बैठी रहे, तो आप उसको स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन फिक्स इनकम और स्टॉक्स। तो 50-50 मैं कहूँगा कि 50% आप स्टॉक्स में डाल दें और 50% आप उसको फिक्स इनकम में रखें। अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए देख रहे हैं तो कभी भी स्टॉक्स में ना डालें पैसे। फिर आपको लाजमी बॉन्ड्स ले लें, या यहाँ पर नेशनल बॉन्ड्स हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसके अंदर आपको 8 से 9% का डॉलर टर्म में रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर आप रुपी टर्म में देखेंगे तो भी 13-14% का इस वक्त दे रहे हैं। इस्लामिक के अंदर वो इस वक्त भी 21%, जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी इस्लामिक में 21% दे रहे हैं 1 साल का। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम होराइजन पर डिपेंड करती हैं। इट डज नॉट डिपेंड कि आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका उन पैसों के लिए होराइजन कितना है, अगर और गोल क्या है। रियल एस्टेट भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स आप बड़ी रियल एस्टेट एक साथ तो नहीं ले सकते। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के हैं यहाँ पर जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आपका होराइजन डिफाइन करेगा कि आप को करना क्या। अब जैसे मेरे बड़ा वाला बेटा है वो यूनिवर्सिटी जाएगा, तो मुझे पता है 1 साल के अंदर उसकी फ़ीस मेरे पास जो मौजूद है उसको मैं स्टॉक्स में कभी भी नहीं डालूंगा। अगर मैंने 20 साल पहले उसके लिए इन्वेस्ट किया था तो आज मैं उसको हर सूरत में रिट्रीव कर लूँगा, बल्कि उसको मुझे 3-4 साल पहले ही रिट्रीव कर लेना चाहिए था, ताकि जो टाइम आ रहा हो उसका उस टाइम पर मुझको पता हो कि यार ये पैसे बने हुए हैं मेरे पास। ये इस पर मैं बिल्कुल भी बेट नहीं ले सकता। स्टॉक्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर जाएंगे तो आपने इंटेल का हाल देख लिया, आपने ब्लैकबेरी का हाल देख लिया, आपने नोकिया का हाल देख लिया। फिर जब आप देखते हैं आप कहते हैं नहीं ये तो पुरानी कंपनीज थी, एप्पल कितना अच्छा चल रहा है। मैं खुद भी एप्पल में इन्वेस्ट करता हूँ। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन मैं जब भी कोई एप्पल के डिवाइस लेता हूँ मैं हमेशा एप्पल के अंदर उतने ही के स्टॉक्स ले लेता हूँ उसके। तो
अब मैंने कैलकुलेट किया, अगर 2011 से मैं ये काम कर रहा होता तो मेरी जितनी एप्पल डिवाइसेस हैं वो फ्री किया मुझसे डबल पैसे देके मुझे वापस आ जाती। लेकिन वो हर दफ़ा नहीं होता। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है और कितना टाइम होराइजन है और कितना आप उस कंपनी के अंदर बिलीव करते हैं। मैं एप्पल के अंदर बिलीव करता हूँ, बट इट डजंट, लेट्स से कोई बोइंग के अंदर बिलीव करता है, बोइंग के साथ देख लें कि क्या हो रहा है इस वक्त। एक जहाज़ गिरता है, उनके स्टॉक की ऐसी की तैसी हो जाती है। सो इट डिपेंड्स। स्टॉक्स में इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है और बेहतर ये है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, वो पूरी की पूरी इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आपने बताया, अच्छा आप एक और पोर्टल है उसकी बात भी करते हैं, स्टेक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, प्रिप्को ब्लॉक हो गया। स्टेक इज़ लाइक ऑनलाइन है ऑनलाइन कम्प्लीटली, लेकिन बैकिंग होती है उसके पास पूरी की पूरी रियल एस्टेट, प्रॉपर रियल एस्टेट की बैकिंग होती है। यानी कि आपकी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है जो कि जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं उसकी बाइंग में। लेट से एक प्रॉपर्टी 1 मिलियन दिरहम की, आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 दिरहम है, आप वो 10,000 दिरहम उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो 10,000 दिरहम का पूल बनता है और 1 मिलियन दिरहम को कंप्लीट करना होता है उनको। तो कुछ लोग डालते हैं 3 लाख दिरहम, कुछ करते हैं 2 लाख दिरहम, कुछ लोग करते हैं 500 दिरहम। तो डिफरेंट लोग जो है ना डिफरेंट तरीके से डालते हैं। तो 200, 300, 400 इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। जब वो फंड हो जाती है प्रॉपर्टी तो फिर वो आपके नाम पे हो जाती है। अच्छा, नाम पे प्रॉपर होती है, उसका एक SPV क्रिएट होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, चाहे स्टेक हो जाए, चाहे वो स्मार्ट क्राउड हो जाए, चाहे वो प्रिप्को ब्लॉक हो जाए, या कोई भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है इस तरह का UAE के अंदर, वो आपको इस तरह की का ऑप्शन देता है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये रेगुलेटेड है। आपको जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको एक SPV जनरेट होगा और SPV का आपको DLD का एक वो भी मिलेगा जो टाइटल डीड होती है, उस पर SPV नंबर लिखा होगा। अच्छा, वो SPV नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर। अगर आप दुबई DIFC की वेबसाइट पर जाएं, उसमें अपना SPV लिखें। जब आप SPV लिखेंगे तो आपका नाम आएगा उसमें लिखा हुआ। उसमें आपकी परसेंटेज नहीं आएगी लिखी हुई, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से परसेंटेज नहीं देते, बट आपका नाम आएगा उसमें। तो आप इस लेवल पे उसको सिक्योर कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इसका फ्लिप साइड ये है इन प्लेटफॉर्म्स का कि इनमें फ़ीस होती है। क्योंकि आप जब आप इस तरह, और फिर आपको रेंटल मिल रहा होता है, तो आप जब ये प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो आपको जो भी रेंटल आ रहा होगा वो आपको उसका हर महीने का रेंटल आ रहा होगा। अच्छा, ओवरऑल कितना रिटर्न मिलता है इसमें? ओवरऑल रेंटल का रिटर्न तकरीबन 5% के करीब, 4 से 5% का होता है। फिर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, जिस टाइम पे ये सेल होगी प्रॉपर्टी, उस टाइम पर आपको कुछ रिटर्न आएगा। तो टोटल आप अज्यूम कर सकते हैं कि बिटवीन 8 to 10% ये आप इतना ROI अज्यूम कर सकते हैं। सो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि पैसिव है कम्प्लीटली। अब मुझे मेरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर रेंट पे दी हुई है तो अभी भी मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि अब टेनेंट जा रहा है तो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी चीज़ें मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो हेसल है वो, उस हेसल की पैसे वो लेते हैं आपसे, उसकी फ़ीस होती है। अब वो फ़ीस कितनी होती है, क्या होती है, वो अपनी वीडियोस में बताता हूँ। लेकिन आपका पॉइंट है रिटर्न जनरेट करना बिटवीन 8 to 10%, वो आपको मिल जाता है। बेहतरीन। उसमें थोड़ा सा फ्लिप साइड अगेन ये है कि वो आप दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी में कोई स्लम्प आता है किसी भी तरह से, तो वो आप पे भी इम्पैक्ट होगा। वो तो आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी हर जगह पे, वो हर जगह पे आएगा। तो ये इस तरह की ये ऑप्शन अच्छे हैं। बट इसके अंदर आई वुड स्टिल, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे फंसेंगे इसमें, क्योंकि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप उसको सेल तो नहीं कर सकते ना फ़ौरन। उसके बाइंग सेलिंग की एक कॉस्ट होती है, वो आप पे करते हैं उसको। तो वो स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स, और एक तरह से वो नुकसान है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि जब आपको पता है कि फ़ौरन आप बेच सकते हैं उसको, तो वो अब इम्पैक्ट आता है। जैसी प्रॉपर्टी, जैसी स्टॉक मार्केट नीचे आती है, आप कहते हैं उसको सेल कर देते हैं, वहाँ पर आप नुकसान उठाते हैं। यहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी नीचे जाएगी तो आप बेच नहीं पाएंगे। इसकी एग्जिट विंडोज़ आती हैं, उसमें आपको नुकसान होगा अगर आप बेचेंगे। इसमें पॉइंट यही है कि अगर आपको बाय करना है तो 5 साल का होराइजन रखें, 5 साल के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बेहतरीन। Thanks for watching. I hope you found this video valuable and inspiring. इसी के साथ I would like to request you guys, please like, share, subscribe, comment करें and press the bell icon because it motivates us to bring more valuable guests and create quality content for you. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।